अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने चैनल रिव्यूज एंड व्यूज के साथ मैं हूँ आपका अपना गुलाम मुख्तार। दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश होगी कि आपको मालूमाती वीडियोस और किताब आपसे शेयर करता रहूँ ताकि आपकी नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो। आज मोहतरम फ़र्रुख सोहेल गोइंदी साहब के साथ हमारा सफ़र ईरान से टर्की का है और टर्की से फिर हम उनको बिठाएंगे बल्कान एक्सप्रेस में, जो उनको लेके जाएगी इस्तांबुल से बल्गारिया। और अगली किस्त में हम बल्गारिया का आपके साथ सैर सियाहत और इनके जो मुशाहिदात हैं वो शेयर करेंगे। सिर्फ 23 सालों की उम्र है फ़र्रुख सोहेल गोइंदी साहब की। पूरे 3 साल पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर में बैठ के अपने नोट्स बनाए हैं, किताबें पढ़ी हैं और कोशिश की है कि वहाँ पे जाके क्या क्या मुझे देखना चाहिए, कौन से अजायब घर देखूं, कौन से तारीखी मकामात हैं, कौन से मकबरे देखूं, कौन सी मसाजिद देखूं। ये एक भरपूर मालूमाती किताब है। तकरीबन 450 सफ़हात सिर्फ टर्की के विजिट पे लिखे हैं मोहतरम फ़र्रुख सोहेल गोइंदी साहब ने। और उस वक्त जो उनके पास कैमरा था उससे बड़ी खूबसूरत तस्वीरें भी बनवाई हैं, वो भी इसी किताब में शामिल हैं। आखिरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये किताब आप खरीदें तो कैसे खरीदें, कहाँ से खरीदें और ये कितने की है। बहरहाल आज हम फ़र्रुख सोहेल गोइंदी साहब के साथ ईरान से जब टर्की में इंटर कर रहे हैं तो ये मशरकी रूट है टर्की का। जबल अरारात, जहाँ पे कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बेड़ी आके रुकी थी, वो उस वक्त आर्मेनिया जो सोवियत यूनियन था, तो उस वक्त यूएसएसआर का वो हिस्सा था। आज एक आज़ाद मुल्क है आर्मेनिया, टर्की, ईरान, शाम, ये सब ममालिक की सरहदें इस जगह पे आगे मिलती हैं। फिर उसी रूट से हमें लेके जाते हैं अर्ज़ रोम और फिर अंकरा से इस्तांबुल और इस्तांबुल से फिर आगे जाते हैं बल्गारिया। टर्की गोइंदी साहब का सब्जेक्ट है, स्पेशलिस्ट हैं। 40 साल से वो आ जा रहे हैं, तकरीबन ज़िंदगी के 50-60 दफ़ा, अपनी ज़िंदगी में 40 सालों में 50-60 दफ़ा आ जा चुके हैं। और गोइंदी साहब सिर्फ 23 साल की उम्र में जब वहाँ गए हैं तो उनके जो जिनसे मिलने की उनकी ख्वाहिश थी वो उस वक्त नज़रबंद हैं, वो कैद हैं। वो साबिक वज़ीर आज़म बिलंद एजविद साहब हैं, उनकी मिसेस से जाके मिलते हैं और उनको सलाम कहते हैं कि आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए रिक्वेस्ट की थी जनरल ज़िया को, और जब यूनान से आपकी जंग चल रही थी किब्रिस पे, तो उस वक्त से मैं स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उस वक्त से मैं आपका शेदाई हूँ। आप ये बता दीजिएगा बिलंद एजविद साहब को, और मेरी कोशिश होगी कि मैं उनसे कभी ज़िंदगी में मिलूँ। बड़ी मुश्किल कठिन ये सूरत हाल है, क्योंकि जनरल किनान एवरन की मार्शल लगी हुई है 1983 में टर्की में, और बड़ी खौफनाक एक मार्शल है। ट्रिगर पे हाथ रखे हुए हैं फौजियों ने और बस इशारे की देर है और ट्रिगर चल जाएगा। हालांकि ज़िया साहब की मार्शल का सामना करके गए हैं गोइंदी साहब, लेकिन कहते हैं कि जनरल किनान एवरन के सामने इनकी कोई बात ही नहीं है, बहुत ही सख्त हैं वहाँ की मार्शल। ये तीसरी मार्शल है टर्की की। टर्की में भी 4 मार्शल लगी हैं, जैसे हमारे यहाँ 4 मार्शल लगी। 1983 बिलंद एजविद साहब की मिसेस से जाके मिलते हैं, उनको अपना पैगाम देते हैं, और फिर सिर्फ 10 साल के बाद वही बिलंद एजविद साहब फ़र्रुख सोहेल गोइंदी साहब के पास आते हैं लाहौर में पर्सनल गेस्ट होके। हालांकि यहाँ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, और नवाज शरीफ साहब को जब पता चलता है कि बिलंद एजविद साहब आ रहे हैं तो वो उनको स्टेट गेस्ट डिक्लेयर करते हैं। लेकिन वो बड़े खुशाइन तरीके से जवाब देते हैं कि मैं गोइंदी का मेहमान हूँ और गोइंदी के साथ ही जहाँ पे वो मुझे ठहराएंगे मैं वही ठहरूंगा। ये एक बड़ी बात है कि 10 साल के बाद, उस वक्त भी गोइंदी साहब की सिर्फ 33 साल उम्र है, वही वज़ीर आज़म बिलंद एजविद साहब जब यहाँ से वापस गए तो फिर चौथी मरतबा टर्की के वज़ीर आज़म बने। 4 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने वाले बिलंद एजविद साहब एक आम आदमी के यहाँ लाहौर में पर्सनल गेस्ट होके आए हैं। ये पाकिस्तानी इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे बड़े बड़े काम करते हैं दुनिया में, लेकिन
कलेक्टिवली हमारा कोई हाल नहीं है, क्योंकि रियासतें पॉलिसियां बनाती हैं और रियासतों में आम इंसान का अमल दखल ना होने के बराबर है। तो इस वजह से ये मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ कि गोविंदी साहब की टर्की में क्या हैसियत है, और इवन टर्की वाले उनको किस नज़र से देखते हैं, किस मोहब्बत से, किस प्यार से। शीदा होटल का जिक्र करते हैं, वहाँ पे सारे हमारे पाकिस्तान के शीदे वहाँ पे रहते हैं, एक ज़बून हाल होटल, और सारी दुनिया में स्मगलिंग करते हैं। ड्रग स्टेट उस वक्त कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। ये जनरल ज़ियाउल हक साहब की मेहरबानी है कि आज तक जो हम नौजवान देखते हैं गली मोहल्लों में मंशियात का इस्तेमाल करते हुए, ये उस वक्त से स्टार्ट है, क्लेशनकोफ कल्चर और ड्रग कल्चर। तो एक जो सईद बड़े सीनियर वहाँ पे शेदे हैं इस्तांबुल में, वो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बल्गारिया जा रहे हैं, तो बल्गारिया में मेरे कुछ क्लाइंट फंसे हुए हैं। वो क्या करते हैं, वो यही हीरोइन का काम करते हैं, हीरोइन स्मगलिंग करते हैं। तो उनको जाके किसी भी तौर पे आप वहाँ पे बड़े चलती है आपकी, तो वहाँ पे कोई सिफारिश करवा के मुझे ये बंदे निकलवा के। अब ये हमारे हालात हैं। फिर एक बड़ी अजीब बात लिखी है कि यहाँ से जाते हैं यूनान, एथेंस में उतरते हैं, दो इनके पास सूटकेस होते हैं, दो लोग जाते हैं इस्तांबुल से। जैसे ही उतरते हैं एक बंदा निकल जाता है अपने सूट एक लेके, एक छोड़ के, नहीं सॉरी, एक बंदा निकल जाता है, वो अपना तो सूट लेके जाता है लेकिन अपने दोस्त का भी एक सूट लेके चला जाता है, कस्टम वालों को किसी भी तरह झांसा देके वो निकल जाता है। अब जो पीछे बंदा रहता है उसका एक सूट तो आ जाता है, जो दूसरा सूट उन्होंने जमा करवाया हुआ है उसके लिए वो वहां पे हंगामा बर्पा कर देता है कि मेरा सूट कहाँ गया। वो उनकी एंट्री करते हैं कि कौन सा सूट था, क्या क्या उसमें थे। वो लिख पाता है कि मेरे बड़े बड़े महंगे सूट थे उसमें, 2 पीसेस 3 पीसेस, टाइज, इतना ये सब कुछ वो लिख देते हैं। हफ्ते के बाद वो सूट तो नहीं मिलता, क्योंकि उनका दोस्त ही जो उनके साथ सफर कर रहा है वो लेके निकल जाता है पहले ही, तो उनके बदले में डॉलर्स मिलते हैं, पैसे देते हैं। तो इसी तरह ये इस्तांबुल से बार बार जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। तो एथेंस वालों ने, यूनान वालों ने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि ये क्या मामला है, सारे पाकिस्तानी हैं, आते भी इस्तांबुल से हैं, एक सूटकेस इनका मिल जाता है, एक चला जाता है, ये क्या माजरा है। कह रहे हैं अब वहां पे थोड़ी सख्ती हो गई है, अब हम इटली जाएंगे। अब इस तरह कौमों के शनासाई होती है बाहर, जब आप ये अपने चेहरे दिखाते हैं। यहाँ कुछ साल पहले हमारे जो यहाँ से नौजवान जा रहे थे, वहाँ पे इस्तांबुल में लड़कियों के पीछे से वीडियोस बना के वहाँ पे वायरल कर रहे थे और अपने दोस्तों को गांव देहात में भेज रहे थे कि आओ आओ यहाँ पे बड़े मजे हैं। तो वहाँ पे बड़ा एहतजाज हुआ था इस्तांबुल में कि ये कौन से लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये 1983 की बात है, लेकिन गोविंदी साहब सुन रहे हैं कि लगे हुए हैं, कह रहे हैं ये देखो ये देखो ये देखो। चले इस किताब पे बात करते हैं। हमारे हालात तो ऐसे ही रहेंगे। कौमों का किरदार उनकी सड़कों पर चलने वाली ट्रैफिक और उनकी तहजीब और तमद्दुन के मैयार का अंदाजा उनके टॉयलेट्स और किचन से किया जाता है। तुर्कों के टॉयलेट्स किचन एक जैसे साफ होते हैं, बार बार ये चीज जिक्र कर रहे हैं। और मसाजिद के जो टॉयलेट्स हैं वो लिख रहे हैं कि मसाजिद के टॉयलेट्स इस तरह नहीं है कि जैसे हम बिल्कुल मस्जिद के साथ ही हमारे टॉयलेट्स होते हैं, फैन के साथ लगे हुए या गेट के साथ, एंट्रेंस के साथ, नहीं, वो दूर, बहुत ही दूर, मस्जिद के मजाफात से दूर अपने टॉयलेट्स बनाते हैं। और वहाँ पे टॉयलेट्स में जाके ये फ्रेश होके आते हैं। वहाँ पे हर चीज है, हर चीज का मतलब है कि वहाँ पे तकरीबन शावर लेके निकल रहे हैं। और इतने साफ सुथरे टॉयलेट्स हैं कि जिसका जिक्र करते हुए गोविंद साहब कह रहे हैं कि मैं जब थका हुआ हूँ तो बस 2-4 लीरे दे के मैं टॉयलेट से फ्रेश होके वापस आ जाता हूँ। बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास एक जो नया इंसान किसी भी सरजमीन पे जाता है तो उसको जो मुशाहिदा होता है वो बड़ा दिलचस्प होता है। मसलन अल्ताफ शेख साहब एक मरतबा लिखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास मेहमान आए मलेशिया से, उन्होंने जिंदगी में बड़ा सा अपना मलेशिया में गुजारा। तो उनके दोस्त के बेटा था और उनकी मिसेज थी, तो यहाँ मैं उनको घुमाने गया, अब्दुल्ला शाह गाजी आगे पीछे। तो मैंने ये परिंदे वाले जो परिंदे बेचते हैं
जो रोडों पे खड़े होते हैं, जिनको हम पैसे देते हैं, फिर परिंदे लेते हैं, फिर परिंदे हम आज़ाद करते हैं। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये अल्ताफ शेख साहब ने कहा ये सवाब है ना, ये परिंदे ये कैद करके आए, मैं इसको पैसे दे के ले रहा हूँ और लेके मैं ये आज़ाद कर रहा हूँ तो मुझे सवाब होगा। उन्होंने कहा ये आपके यहाँ पुलिस नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट कोई एजेंसी नहीं है कि इस मनुष्य को अंदर कर दे, या ये इस तरफ खड़ा कैसे? ये एक इलीगल काम कर रहा है और आप लोग इसको पैसे देके वही काम करवाने के लिए इसको और प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ आप कल भी यही काम करना, और चिड़िया पकड़ के लाओ और परिंदे पकड़ के लाओ और फिर उसको हम पैसे देंगे, आपसे आज़ाद करवाएंगे। और फिर एक दो बम ब्लास्ट हो जाते हैं कराची में, तो दोनों मियाँ बीवी मलेशिया के लिए वापस चले जाते हैं। वो कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा आप किस तरह ऐसी कंट्री में रह रहे हैं। तो जब ये फरुख गोविंदी साहब भी दूसरी जगहों पे जा रहे हैं तो उनको अंदाज़ा हो रहा है कि ईरान में क्या है, ईरान अपनी तहजीब पे कैसे फख्र करता है। टर्की कबल मसीह जो बाज़ंटाइन और कंस्टंटिनेपल, जिसको कुस्तनतनिया अरब कहते हैं, उनकी जो गिरजाघर उस वक्त बने हुए हैं या उनके जो महलात हैं उनको भी आज तक महफूज किया हुआ है। आया सोफिया के लिए लिखते हैं कि सिर्फ जो उनके इबादत के लिए मुजस्समे बने हुए थे या जो उनकी लिखत थी उसको सिर्फ पर्दे देके बंद करके उसको मस्जिद बना दिया। बाद में गिरजा घर भी नहीं बनाया, मस्जिद भी नहीं बनाया, बाद में फिर म्यूजियम बना दिया जब ये गए। अब फिर वापस मस्जिद बना दी आया सोफिया में रजब तैयब उर्दवान साहब ने। कहने का मकसद है कि एक ऐसा मुल्क जो बिफोर क्रिश्चियनिटी कबल मसीह से लेके आज तक अपनी माजी पे भी फख्र कर रहा है, हाल पे भी नाजा है और फ्यूचर के लिए भी। अंग्रेजी वहां पे अंग्रेजी नफरत नहीं करते, लेकिन इतने कौम परस्त हैं कि अंग्रेजी में आपने बात कर ली तो गले में हाथ डाल देते हैं कि भाई आपने अंग्रेजी में मेरे से आप क्यों बात की। दुनिया भर में खजानों का शहर जाने वाला दुनिया आलम का कंस्टंटिनेपल, कुस्तुनतुनिया 7 पहाड़ी पर, अब वहां पे 7 पहाड़ियां हैं और 3 समंदरों से घिरा हुआ शहर, बहरे मारमारा, बहरे अस्वद ब्लैक सी, और तीसरा जो है वो बास्फोरस। ये तीनों वहां पे आके मिलते हैं और बड़ी खूबसूरत वहां की ज्योग्राफी लोकेशन भी है। जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है टर्की की वो बड़ी अहमियत की हामिल है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जिक्र करते हैं, जहाँ पे भी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार लगी थी तो खिलाफत तहरीक मुसलमानों ने, इवन उसमें उस वक्त गांधी जी भी शामिल थे, सब ने मिलके यहाँ पे खिलाफत तहरीक चलाई थी। जिन्ना साहब ने भी तकरीरें की थी, अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था उस पर, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उसके लिए लिख रहे हैं कि वहाँ पे कितनी इज्जत है पाकिस्तानियों की उस वक्त, आपने खिलाफत तहरीक में हमारा भरपूर साथ दिया था, बार बार लिख रहे हैं। तो वहाँ पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी तो बाकी बचा खुचा टर्की को भी लपेटने के चक्कर में थे बड़े बड़े मुमालिक, बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका। फिर मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब ने उस वक्त के जो इनके बादशाह थे उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कैद थे। वो बरतानिया के कहने पे जो उनको कहा जा रहा था, उनको हुक्मनामे वो जारी कर रहे थे। इन्होंने अपने जनरल्स और अपने कमांडर सब बैठ के अंकारा में, वहाँ पे बैठ के जुलाई से लेकर अगस्त तक मीटिंग की और सब लोगों ने मिल के कहा कि हम लड़ेंगे, या तो मरेंगे या तो हम जीतेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे, इस तरह हम हार नहीं मानेंगे। तो आज का जो टर्की है वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा और उनके साथियों का टर्की है। इसलिए वहाँ पे जो उनके मकबरे पे रश है, इवन मस्जिद के ऊपर जो उनके झंडे लगे हुए हैं, यहाँ हर जगह हर सरकारी इमारत पे मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब की तस्वीर लगी हुई है। इतनी बेइंतहा मोहब्बत इस किताब में तो पढ़ के हैरान हो गया हूँ कि उनके मकबरे पे नौजवान आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, रो रहे हैं। हालांकि उस वक्त माशाल्लाह का उनको सामना है, लेकिन फिर भी यहाँ जहाँ पे फोत हुए हैं, दूलमा बाहेचे महल, वहाँ पे जहाँ फोत हुए हैं
10:05 या 9:05 ऐसे कुछ वक्त लिखा है गोविंद जी साहब ने। तो उस वक्त वो जो उनके बेड में घड़ियाल था, उसको उसी वक्त उसी टाइम पे रख दिया है, उनके बेड को वहां पे महफूज रखा हुआ है। आज भी जब वो दिन और जब वो वक्त होता है, तो जहां कहीं सरकारी दफातर हो, प्राइवेट दफातर हो, इवन वहां की ट्रैफिक भी बंद कर देते हैं कि इस वक्त हमारे कमाल अतातुर्क, फाउंडर ऑफ द नेशन, का इंतकाल हुआ था। 5 मिनट के लिए हर चीज बंद कर देते हैं, अदब में खड़े हो जाते हैं। ये कमाल है। कौमें इस तरह नहीं बढ़ती नाजरीन। फिर ये कहते हैं कि हमने तो पढ़ा था कि सेक्युलर स्टेट है टर्की, वहां नमाजी नहीं होते। नमाजियों का इतना रश, लेकिन वहां पे एक नज्मो नस्क है, अदब है, एहतराम है। इवन मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब के लिए लिख रहे हैं कि कहाँ से उन्होंने अपनी तहरीक शुरू की, किस मस्जिद में आके जुम्मे के खुतबे के बाद उन्होंने नमाज पढ़वाई, और वहां से उन्होंने अपनी एक बुजुर्ग की मज़ार भी लिख रहे हैं कि वहां पे उन्होंने कहा कि आज हम अपनी जंग का जो इफ्तिताह यहाँ से करेंगे, मैं तुम्हें लड़ने का नहीं मरने का हुक्म देता हूँ। ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब के अकवाल ज़रीन में से। जहाँ मेरा किताब का इल्म खत्म होता है, वहां से मेरे मुशाहिदे का इल्म शुरू होता है। गोजी साहब का ये बड़ा कमाल है, लिखते हैं, लिखते लिखते फिर पढ़ते हैं, और जब पढ़ते और लिखते दोनों का काम तमाम हो जाता है, तो लिखने पढ़ने के बाद मुशाहिदा करने के लिए सिर से हाथ करते हैं, जहां गर्दी करते हैं। तुर्क तारीखी तौर पर लिबरल कौम है। किसी भी कौम या खानदान का तहजीबी मयार देखना हो तो उसका बावर्ची खाना या टॉयलेट देखा जाए। बार बार ये चीज लिख रहे हैं, और बड़े सामान मुख्तसर हो तो सियाहत में रास्ते ज्यादा मुश्किल नहीं साबित होते। बोसो किनार तुर्की के जोड़ों का बुनियादी हक माना जाता है। हिजाब में एक लड़की अपने महबूब से इसी तरह मोहब्बत का इजहार कर रही थी जैसे कोई बेहिजाबी। मेरे लिए मंजर जज्बाती और हैरानी तो था, और पाकिस्तान में उस वक्त निकाह नामा रखना फर्ज था, वरना जेल भी हो सकती। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नई सोसाइटी में जब जाएंगे, तो जो आपने फेस नहीं किया हुआ, जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं है, जब वो आप देखेंगे तो आप हैरान शशदर रह जाएंगे कि इस तरह भी हो सकता है। मसलन एक जगह उनको कह रहे हैं कि आप शादी कर लें, कहते नहीं मैं तो शादी नहीं कर सकता, मुझे तो अम्मी जहाँ कहेंगी मैं वहाँ शादी करूँ। तो हंस रहे हैं कि शादी आपकी और मर्जी अम्मी की, ये कैसे? लड़की का भाई उनको कह रहा है कि मेरी बहन आप पे आशिक हो गई है, आप इनसे शादी करें। कह रहे हैं इस तरह भी हो सकता है कि भाई उसका बता रहा है उससे पूछ के कि ये आप पे आशिक हो गई है, इनसे शादी करें। कौमें जो वक्त के मुताबिक फैसला करें वही जिंदा रहती हैं। तारीख में जीने वालों का भला क्या मुस्तकबिल। तारीख में घर बनाकर रहने वाली कौमें कभी उभर नहीं सकती। लस्सी के लिए लिख रहे हैं कि लस्सी वहाँ कितनी टर्क कौम लस्सी पीती है, और वो भी नमकीन। मीठी लस्सी का तो तुर्कों में तस्वुर ही नहीं। कुर्द कितने बाद हैं, कितनी मुख्तलिफ हैं तुर्कों से, और अपनी उस अलग कौम पे कितना फख्र कर रहे हैं, वो भी बार बार लिख रहे हैं। मस्जिद के सामने शराब की दुकान, एक नमाजी देख रहे हैं कि अभी नमाज पढ़ के निकले, और सामने बियर का क्रेट उठा के अपनी दुकान पे जाके रख रहे हैं। तो ये एक बड़ी पुरकशिश किताब है, आप इसको पढ़ें। तुर्की फौज तुर्क समाज का हिस्सा है, अलैदा नहीं। अब ये एक बड़ी अजीब किताब लिखी है, बात की है फरुख सुलगंजी साहब ने, कि जहां जहां बरतानिया कॉलोनियल निज़ाम जहां भी रहा है, वहां पे छावनियां बनाने का ये रिवाज रहा है कि आप छावनियां शहरी सेटलमेंट से बाहर बनाएं, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, जहां जहां भी कॉलोनियल स्टेट्स हुई। लेकिन ये नेशनल आर्मी है। टर्की में कभी भी किसी बाहर की कौम ने आके कब्जा नहीं किया, तो ये नेशनल आर्मी है। और वहां पे इनको बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि एक आम गाड़ी में जिसमें सियाह भी जा रहे हैं, जिसमें वहां के आम लोग भी जा रहे हैं, उसी में यूनिफॉर्म पर्सन ऑफिसर्स ट्रेवल भी कर रहे हैं। सामने उनकी शहर में बीच चौराहे पे मेस भी बनी हुई है, वहीं उनके ऑफिसर्स भी हैं, वहीं पे उतर रहे हैं, वहीं से चढ़ रहे हैं। अब ये
मेरे लिए भी हैरान कर। हालांकि मैंने पहले भी ये किताब पढ़ी हुई है, लेकिन बार बार इस किताब को पढ़ना दिलचस्प भी है और तजुब खेज भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चीज़ होती है उस पर हमें तजुब नहीं होता। जब बाहर की चीज़ हम देखते हैं तो इस तरह भी हो सकता है। फिर उनको कैसे वहां पे ठग लिया जाता है, कैसे उनको फंसा दिया जाता है, वहां से कैसे भागते हैं, ये भी एक बड़ा दिलचस्प है कि 300 400 डॉलर की लड़कियां इनकी शराब पी लेती हैं, बियर वगैरह, और फिर वहां से ये दौड़ लगाते हैं और 1 घंटा पूरा भागते भागते जान छुड़ा के आते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।